सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, जिसे हम संघवाद बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ फेडरलिज्म। यहाँ पे हमने श्रीलंका और बेल्जियम का अपना फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल किया था और समझा था कि किस तरीके से बेल्जियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी और फिर वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो शिफ्ट हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। श्रीलंका अपनी पुरानी ही प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से यूनिटरी सिस्टम पर ही चलता रहा, जबकि तमिल लीडर चाहते थे कि श्रीलंका भी एक फेडरल सिस्टम बने। तो फेडरलिज्म की क्या डेफिनेशन हुई? फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म वो सिस्टम है जिसमें जो पावर है वो किसके बीच में डिवाइडेड होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट यानी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। यूजली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नॉर्मली फेडरेशन के टू लेवल होते हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। एक होता है लेवल, वो गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री के लिए होती है। इसमें ज़्यादातर वही सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब है ये विषय, मतलब वो एरियाज जहाँ पे काम करते हैं, ज़्यादातर वो सभी होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। जो दूसरा लेवल होता है वो होती है वो गवर्नमेंट जो स्टेट्स में होती है, जो स्टेट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखती है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपनी पावर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ पर फेडरलिज्म है। जो रेड पार्ट है वो सब वो कंट्री है जहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। नेक्स्ट इज इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्ट विद यूनिटरी गवर्नमेंट। इसका मतलब है फेडरेशन जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल विपरीत होगा। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और दी सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो पूरे कंट्री में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या फिर जो सब यूनिट्स होती हैं, सब जो होती हैं यूनिट्स होती हैं अलग अलग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू दी प्रोविंसेस और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरल सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट की आपको ये करना ही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है और जिसकी वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आंसरेबल नहीं है। तो बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल्स। लेकिन ये दोनों किसके लिए आंसरेबल हैं? जो इनको इलेक्ट कर रहा है, और वो हैं लोग, सिटीजन्स। तो यहाँ पे हम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के पढ़ते हैं पहले कि फेडरलिज्म में क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट क्या है, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर क्वेश्चन आप लिखेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म, तो फर्स्ट क्या है कि इसमें टू और मोर लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। जैसे इंडिया में 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड होता है लोकल गवर्नमेंट। different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislature, taxation and administration। गवर्नमेंट के जो 3 tiers होते हैं वो गवर्न करते हैं एक ही कुछ उन्हीं लोगों को, अपनी कंट्री को ही करेंगे। लेकिन जो हर लेवल है, हर जो पार्ट है गवर्नमेंट का, उसमें उनका अपना जुरिडिकेशन, मतलब अपनी कोर्ट होता है जहाँ पे न्याय किया जाता है किसी भी मैटर में जो कि लेजिस्लेचर, टैक्स या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। द जुरिडिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुरिडिकेशन है, जैसे एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, पूरे कंट्री का होता है। हाई कोर्ट हर स्टेट में होते हैं। तो जो जुरिडिकेशंस है हर लेवल का या लेवल या टीयर्स, हर लेवल का जो होता है
वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टेयर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी। तो इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी है और जो जजमेंट है उसको कौन गारंटी देता है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such change require the consent of both the level of government. किसी भी तरीके का फंडामेंटल प्रोविज़न है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्ट है, उसमें कोई भी लेवल अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंज नहीं कर सकता। उसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मंजूरी ज़रूरी है, कंसर्न ज़रूरी है। डिस्कस होगा, कंसर्ट होगा, पास होगा, तब चेंज होगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट को फ्री रखा गया है, उसको अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्ट कर सकती है। किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट ने अगर अपनी पावर का मिसयूज़ किया है तो वो इंटरप्ट कर सकती है। The higher court act as an umpire if disputes arise between different level of government in the exercise of their respective power. हाई कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक तरीके का अंपायर का काम करता है कि अगर किसी भी लेवल में यानी सेंट्रल और स्टेट लेवल में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसको सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट जो है वो करता है। वो एक तरीके का अंपायर है इनका। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो इनकम है, वो भी क्लियरली मेंशन की गई है ताकि फाइनेंशियल उनकी अपनी फ्रीडम बनी रहे। द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव